हमारे देश में एक बहुत बड़ी ऐसी लॉबी है जो हर बार देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री मोदी हर बार कोई ना कोई ऐसा रिफॉर्म लेकर आते हैं, कोई ना कोई ऐसा बदलाव लेकर आते हैं जो भारत के भविष्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन एक लॉबी ऐसी है जो हर बार हर बड़े बदलाव पर लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करती है। अब देखिए, पुराना एक फ्लैशबैक में जाकर देखिए, आपको याद होगा जब हमारे देश में जीएसटी आया था तो इस लॉबी ने हमारे देश के व्यापारी वर्ग में यह गलतफहमी पैदा की कि इससे छोटे कारोबारी बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह जब सरकार नया नागरिकता संशोधन कानून लाई तो इस लॉबी ने यह कहा कि यह मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह झूठ फैलाया गया कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। याद कीजिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और जब कृषि कानून लाए गए तब इन्हीं लोगों ने यह कहना शुरू किया कि यह कानून उद्योगपतियों के लिए है, इससे किसानों की जमीन छिन जाएगी। आप याद कर लीजिए, आज आपको ये समझ में आएगा कि कृषि कानूनों में कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि किसानों की जमीन छिन जाएगी। लेकिन हर बार लोगों को बहकाया गया और हर बार जो कानून देश की बेहतरी के लिए थे, जो कानून इन आम लोगों की बेहतरी के लिए थे, हर बार यही आम लोग उस कानून के खिलाफ आकर खड़े हो गए। आज केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी कहा है कि हमारे देश का एक खास वर्ग और विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर भी अब युवाओं को गुमराह कर रही हैं। वो जो भी सरकार की कोई अच्छी चीज है उसको खराब करके दिखाया जाए। पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोजिशन में वो ये चाहती, वो नहीं चाहती कि किसी युवा का, किसी गरीब का, किसी किसान का भला हो। उनको सिर्फ अपने नेताओं जिनके ईडी पूछताछ कर रही है उनकी फिक्र है। और ये सब नाटक जो किया जा रहा है, इसमें आप देखिएगा तस्वीरों के अंदर, आप मुझे बताइए, क्या कोई दंगाई जिसने ट्रेन जलाई है, क्या उसने अपने आप जलाई है? उसको किसी ने तेल दिया होगा उसके हाथ में, या उसको ट्रेन के अंदर तेल पड़ा हुआ मिला कि उसने उसको डाल के आग लगा दी? तो एक बहुत मुझे कई बार शर्म आती है जब मैं ऐसी चीज देखता हूं और उसके बाद ये युवा कहे कि मैं सेना में जाना चाहता हूं। ऐसे युवाओं के लिए सेना में जगह नहीं है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में जब आर्थिक मंदी आती है तो दुनिया की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को, बड़े वरिष्ठ पदों पर काम करने वाले लोगों को, करोड़ों रुपया कमाने वाले लोगों को, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो बैंकर्स हो, चाहे वो बड़े बड़े इंजीनियर्स हो, आईटी एक्सपर्ट्स हो, दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली जाती हैं एक झटके में। और ये मल्टीनेशनल कंपनीज की मैं बात बता रहा हूं, एक रात में वो लोगों की नौकरी ले लेते हैं। कोविड के समय में न जाने कितने लोगों की नौकरियां चली गई। कोविड के समय में न जाने कितने लोगों की तनख्वाहें कम कर दी गई, कितने लोगों की तनख्वाहें आधी रह गई, कितने सारे व्यवसायी ऐसे थे जिनके कारोबार ठप पड़ गए, नौकरियां चली गई। अब आप सोचिए, जिन लोगों की नौकरियां चली गई कोविड की वजह से या आर्थिक मंदी की वजह से, क्या वो सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं, इस तरह हिंसा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं और सरकार से कहते हैं कि हमें कहीं से भी नौकरी लाकर दो और हमें नौकरी चाहिए, अगर नहीं दी तो हम पूरे देश में हिंसा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, लोगों को लूटना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे। आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, क्योंकि अग्निवीर योजना में यह कहीं नहीं लिखा है कि इन युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती होना ही है। कहीं यह नहीं कहा गया है कि आपको जबरदस्ती सेना में आना है और इस तनख्वाह पर और इन शर्तों पर काम करना है। आपकी स्वेच्छा है, आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको इससे ज्यादा पैसा कहीं और मिल सकता है, आप इससे ज्यादा पैसे के लायक हैं, इससे बड़े पद के लायक हैं, तो वो पद आप ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सरकार सेना में सुधार के लिए कोई दूसरा रास्ता भी अपना सकती थी, क्योंकि सरकार के लिए भी आज ये सोचने वाला दिन है। उन्होंने जो कहा और जो किया, हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? किसान आंदोलन के दौरान भी ऐसा हुआ, इस बार भी ऐसा हुआ। तो सरकार को भी आज पुनर्विचार करना होगा कि उनकी तरफ से कहां कमी रह गई। तो आज हमने इस मुद्दे पर बहुत रिसर्च किया, विशेषज्ञों से भी बात की और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से भी बात की। और इस दौरान हमने कुछ बातें हमें पता लगी जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहली बात, सरकार अगर चाहती तो वो इस योजना को एक साथ लागू करने की बजाय अचानक से इसे कई चरणों में लागू कर सकती थी, या जिस तरह सरकारी योजनाओं को लागू करने से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाता है,
इसे उस तरह चलाया जा सकता था। यानी पहली बड़ी बात यह है कि इस योजना को वैकल्पिक योजना के तौर पर लाया जा सकता था, जब हमारे युवाओं को यह विकल्प दिया जाता कि वो चाहें तो इस योजना को स्वीकार कर सकते हैं और चाहें तो दूसरी योजना के तहत भी जा सकते हैं। अगर सरकार इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू करती तो शुरुआती वर्षों में इसकी समीक्षा भी की जाती और इस दौरान सभी भर्तियां 4 साल के लिए नहीं होती, बल्कि कुछ ही भर्तियों को इसमें शामिल किया जाता। और अगर इसके अच्छे परिणाम मिलते तो सरकार देश को और इन युवाओं को बता सकती थी कि इस योजना के क्या फायदे हैं, यानी इसको धीरे से लागू करती। दूसरी बात, अगर सरकार चाहती तो वो इस योजना को अलग अलग चरणों में लागू कर सकती थी। जैसे शुरुआत के 10 वर्षों में 30% जवानों की भर्तियां 4 साल के लिए होती और 70% जवानों की भर्तियां पहले की तरह ही स्थायी रूप से होती। पहले चरण के फायदे देखने के बाद सरकार दूसरे चरण में यह कोटा 30% से 50% कर सकती थी और फिर आने वाले वर्षों में इसे सभी भर्तियों पर लागू किया जा सकता था। यानी सरकार सीधे छलांग लगाने की बजाय एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाती तो शायद इस योजना का विरोध ना होता। अब आप सोचिए, अगर सरकार ने यह किया होता कि आधी जो सीट है वो स्थायी रूप से भरी जाएंगी और आधी जो है वो अग्निपथ स्कीम के तहत भरी जाएंगी, और सरकार देखती कि क्या रिएक्शन आता है। तीसरी बात, अभी ज्यादातर युवा पेंशन समाप्त करने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार चाहती तो वो पेंशन के लिए एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढ सकती थी। आपको एक उदाहरण देते हैं। फिलहाल सरकार ने तय किया है कि वो अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद लगभग 12 लाख रुपए का एक रिटायरमेंट फंड देगी और इसे सरकार ने सेवा निधि पैकेज का नाम दिया है। अब सरकार चाहती तो वो अग्निवीरों को यह विकल्प दे सकती थी, या तो वो 4 साल के बाद पूरे 12 लाख रुपए सरकार से एक साथ ले लें, जैसा कि सरकार अभी दे रही है, या फिर इसी पैसे को वो मासिक पेंशन के रूप में 4 साल की सेवा के बाद हर महीने लेते रहे। अब आप सोचिए, दूसरी तरह से सोचिए, अगर सरकार ने यह कहती कि 4 साल की रिटायरमेंट के बाद पैसा आपको रिटायरमेंट फंड कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हर साल हर महीने आपको पेंशन मिलती रहेगी, तो कैसा होता? अगर ऐसा होता तो सरकार हर अग्निवीर को 10,000 रुपए की मासिक पेंशन अगले 10 वर्षों तक दे सकती थी। यानी एक साथ 12 लाख रुपए की बजाय 10 साल तक हर अग्निवीर को 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिल सकती थी। इसके अलावा सरकार चाहती तो पेंशन की राशि बढ़ा भी सकती थी और ऐलान कर सकती थी कि हर अग्निवीर को रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक 20,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर बढ़ाना है तो इसी पैसे से 5 साल तक 20,000 रुपए महीने की पेंशन हो सकती है, और यह पेंशन उतनी ही होती जितनी अभी सेना में किसी नॉन कमीशन रैंक के सिपाही को मिलती है। आज की स्थिति में अगर कोई सोल्जर, कोई सिपाही, कोई सैनिक 15 साल की सेवा के बाद सेना से रिटायर होता है तो उसे लगभग 18,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है। इसके अलावा इस पेंशन पर उसे 20% महंगाई भत्ता मिलता है, जो 3,600 रुपए के आसपास बैठता है। यानी इस हिसाब से एक सैनिक की रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है फिलहाल वो है 21,600 रुपए के आसपास, 21,500 मान लीजिए, और यह पेंशन 15 साल की सेवा के बाद मिलती है। लेकिन नई योजना के तहत अग्निवीरों को सिर्फ 4 साल की नौकरी के बाद लगभग 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में कम नहीं माना जा सकता। 12 लाख रुपए का मतलब है कि 10,000 रुपए महीने की पेंशन 10 साल तक और 20,000 रुपए महीने की पेंशन 5 साल तक। यह कम नहीं है, और यह सब तब मिल रहा है जब सिर्फ 4 साल की नौकरी उन्हें करनी है। चौथी बात, सरकार को योजना का ऐलान करते समय यह बताना चाहिए था कि इन अग्निवीरों को किन किन नौकरियों में आगे चलकर प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि अभी जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि उन्हें सेना की नौकरी के बाद न तो पेंशन मिलेगी और न ही बाद में कोई नौकरी मिलेगी, जबकि सच यह है कि उन्हें पेंशन भी मिल रही है और उन्हें नौकरी भी मिल रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.